हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कर लेते हैं फटाफट हरियाणा का। किसान आंदोलन का आज 98वां दिन है। किसान पिछले 98 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून पूरी तरह से सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को किसान संगठनों ने अपनी बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी आगे की रणनीति की जानकारी दी। किसानों ने बताया कि वो 5 मार्च से कर्नाटक से MSP दिलाओ अभियान की शुरुआत करेंगे और 6 मार्च को KMP जाम करेंगे। किसानों ने बताया कि 6 मार्च को किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, जिसके बाद वो अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे। वहीं आंदोलन के दौरान महिलाओं को भी आगे रखा जाएगा। साथ ही सरकार पर वोट से चोट करने का भी किसानों ने एक्शन प्लान बनाया है, जिसके बाद 12 मार्च को कोलकाता में किसानों की रैली की जाएगी। ढांसा बॉर्डर पर किसानों ने कच्ची ईंटों से कमरे बनाकर गर्मियों का इंतजाम शुरू कर दिया है। इन कमरों के ऊपर पराली की छतें भी डाली जा रही हैं। किसानों ने बताया कि तैयारियां खास तौर से गर्मियों के लिए ही की गई हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। किसानों ने बताया कि सरकार की तरफ से बातचीत का कोई रास्ता अभी तक साफ नहीं हुआ है, इसीलिए वो आगे का इंतजाम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कई मुद्दों पर जानकारी दी। सीएम ने बताया कि 5 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। कोरोना की समस्याओं पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि कोविड से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है और कोरोना काल में बनाने गए फंड में करीब 290 करोड़ रुपए आए हैं। सीएम ने बताया कि अब फिर से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए, जिनको लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष को घेरते हुए सीएम ने कहा कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो विपक्ष महंगाई का राग अलापने लगता है। चंडीगढ़ में बीजेपी की ओर से संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ और विनोद प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हिंदी फिल्म मेरा फौजी कॉलिंग की स्टार कास्ट ने उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी फिल्म मेरा फौजी कॉलिंग की स्टार कास्ट का स्वागत करते हुए कहा कि खुशी की बात है कि फिल्म एक फौजी के पराक्रम और हौसले पर आधारित है। सीएम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस प्रेरणादायी फिल्म से युवा पीढ़ी में देशभक्ति का भाव जागृत होगा। हरियाणा तो वैसे भी जय जवान जय किसान और जय पहलवान की धरती है। ऐसे में फिल्म प्रदेश के लोगों के दिल के करीब होनी स्वाभाविक है। सीएम मनोहर लाल ने भी वीर सैनिक की कहानी पर अभिनीत फिल्म को देखने की उत्सुकता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अपनी फिल्म पॉलिसी बनाई है, जिसमें हरियाणा को पृष्ठभूमि में रखकर बनने वाली फिल्मों के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। इस बैठक में 16 मामलों को सुना गया। इनमें से कुछ ऐसे मामले थे जो लंबे समय से लंबित थे। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में आगामी हरियाणा विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने काफी उम्मीद जताई है। बैठक के बाद बीजेपी नेता सुभाष बराला ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक 2 चरणों में आयोजित की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक में गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। सिरसा में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इस बात की शंका है जिस गति से वो अपने आप को अवार्ड दे रहे हैं, कहीं कल ऐलानाबाद में होने वाली किसान पंचायत में वो अपने आप को भारत रत्न का अवार्ड न दे दें। गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को अंबाला के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ियों को बुलाया और साथ ही नए खिलाड़ियों को भी बुलाया। इस दौरान खिलाड़ियों से बन रहे स्टेडियम के लिए सुझाव मांगे। अपने समय के दिग्गज फुटबॉल के खिलाड़ियों ने विज के सामने अपने अनुभव भी साझा किए। पूर्व खिलाड़ियों ने गृह मंत्री को स्टेडियम से जुड़े सुझाव भी दिए। यही नहीं, नए खिलाड़ियों ने भी अनिल विज को फुटबॉल को फिर से उसी स्तर पर पहुंचाने का वादा किया।
खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला छावनी में फुटबॉल खेल आसमान की ऊंचाइयों को छूता था, लेकिन समय के अनुसार फुटबॉल खेल में कुछ कमी आ गई थी। लेकिन अब अतीत में खेल से ऊंचाइयों से सीख लेकर और बेहतर तरीके से खेल के क्षेत्र में नए अध्यायों का सूत्रपात कर सकेगा। 2 दिन के विराम के बाद देश भर में कोरोना टीकाकरण फिर से शुरू हो गया है। अब 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग टीका लगवाने काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। हालांकि दिन प्रतिदिन कोरोना केसेस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिन से कुरुक्षेत्र में हर रोज कोरोना केसेस की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब तक कुरुक्षेत्र में कोरोना से 134 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को कोरोना के 32 नए कोरोना केसेस सामने आए। गुरुग्राम नगर निगम में निगम आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 4 स्थित सामुदायिक केंद्र के जन दरबार में मेयर मधु आजाद और ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं को सुना गया। मामले में सबसे बड़ी जो समस्या सामने निकल कर आई वो जलभराव की थी, क्योंकि पुराने गुरुग्राम की बात करें तो आए दिन जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है और नगर निगम की ओर से भी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो कारगर साबित नहीं हो पाते। इसी के चलते संबंधित अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि इसका तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाए। वहीं पर दूसरी तरफ मेयर मधु आजाद ने उन अधिकारियों को चेतावनी भी दे दी जो जनता दरबार में मौजूद नहीं थे। चरखी दादरी में सरकारी अस्पताल की दवाइयां सड़क पर मिलने के बाद हंगामा हो गया। ये दवाइयों का जकीरा गांव धीकड़ा में को जाने वाली सड़क के पास झाड़ियों में मिला। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और दवाइयों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मौके पर सीटीएम अमित अमान भी पहुंचे और उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। रेवाड़ी के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर परिषद लगातार कार्रवाई कर रहा है। नगर परिषद की टीम ने बाजार में अतिक्रमण को लेकर 18 चालान काटे, जिसमें एक दुकानदार पर 5000 का जुर्माना लगाया गया। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी की तरफ से विभिन्न बिंदुओं में दाखिल जवाब में कहा गया कि बाजार में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ने गलत शिकायत कोर्ट में लगाई है, जिस पर शिकायतकर्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब अतिक्रमण है ही नहीं तो नगर परिषद चालान किसके कर रहा है। मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। भिवानी में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। गैस सिलेंडर के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर आमजन का कहना है कि पहले कोरोना ने उन्हें मारा, वहीं अब महंगाई ने उनका जीना दुर्भर कर दिया है। रेवाड़ी के पाली गांव में 40 दिन से अंडरपास को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण 15 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। हिसार में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्ना ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। आयुष्मान भारत के तहत 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसके अनुसार जिला हिसार में लगभग 1,06,000 चयनित परिवारों के 4,79,000 व्यक्तियों को लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है। सिरसा में पुलिस की ओर से मास्क जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों ने मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। शहर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम सुभाष चौक पर पहुंची और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करती नजर आई। इस दौरान लोगों में पुलिस की ओर से मास्क निःशुल्क भी बांटे गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिस ने सभी को समझाया कि कोरोना वायरस अभी भी है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। सीएम के आदेश के बाद फतेहाबाद में कोरोना के नियमों को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है, जिसको लेकर शहर के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासन ने कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया है। जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री और हरियाणा पुलिस के एडीजीपी के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस मास्क को लेकर एक बार फिर हरकत में आ गई है। पूरे हरियाणा में 1 मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान में बिना मास्क से घूम रहे लोगों पर सख्ती की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा।
उकलाना में किसानों को अब तक बारिश के कारण नष्ट हुई फसल का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में रोष है। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए तहसील कार्यालय के बाहर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी की ओर से प्रति एकड़ 1650 रुपए उनके काटे गए, जबकि अब उन्हें काटी गई राशि के प्रीमियम से भी कम बीमा राशि के रूप में दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अब मुआवजे के तौर पर 500-700 रुपए प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं, जो किसानों के साथ भद्दा मजाक है। आम जनता पर महंगाई की मार का सिलसिला जारी है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ है, जबकि पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। गोहाना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला गोहाना से सामने आया, जहां मेन बाजार में एक दुकानदार पर अचानक 7-8 बदमाशों ने हमला बोल दिया। इस हमले की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे ये बदमाश चेहरे पर रुमाल बांधकर आते हैं और दुकानदार पर हमला कर देते हैं। इसके बाद आसपास के दुकानदार बीच बचाव करने आए तो बदमाश भाग खड़े हुए हैं। दुकानदारों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल दुकानदार को नजदीक के पीजीआई खानपुर में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू की गई नल से जल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बड़ी सहूलियत मिली है। योजना की वजह से प्रदेश के 5 जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, करनाल और पंचकुला के गांव में अब 100% पानी के कनेक्शन हो गए हैं। सरकार की इस योजना से लाभ उठा रहे लोगों को चेहरों पर खुशी है। महिलाओं को पानी के लिए अब मशक्कत करनी नहीं पड़ रही है। उन्हें घर से महज कुछ ही कदम की दूरी पे आसानी से पानी उपलब्ध हो रहा है। पहले पानी के लिए महिलाओं को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसमें उनका काफी वक्त खराब होता था। घर से कुछ कदम में पानी मिलने से महिलाओं को दूसरे काम के लिए भी वक्त मिल जाता है। बहादुरगढ़ में सरकारी विभागों पर 10 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली बिल का सबसे बड़ा डिफॉल्टर बहादुरगढ़ नगर परिषद है, जिसके बाद पब्लिक हेल्थ का नंबर आता है। नगर परिषद पर 6 करोड़ 64 लाख और पब्लिक हेल्थ पर करीबन 4.25 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, जिसके बाद बिजली विभाग ने अब बिल नहीं भरने वाले सरकारी महकमों की बिजली काटने का फैसला कर लिया है। विभाग के एक्सीएन रामपाल ने बताया कि बकाया राशि जमा नहीं करने वाले सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काटने का फैसला लिया गया है। कुरुक्षेत्र के थाने सर में उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील कार्यालय के आसपास नायब तहसीलदार के खिलाफ पोस्टर दिखाई दिए। ये पोस्टर देर रात एक व्यक्ति द्वारा चिपकाए गए, जिसने खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। इन पोस्टर्स में तहसील कार्यालय और नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में नायब तहसीलदार और तहसील कर्मचारियों पर रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही लिखा गया है कि कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। व्यक्ति का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी रजिस्ट्री के लिए तहसील के धक्के खा रहा है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जा रही। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति कौन है। ये पोस्टर पूरी तहसील में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अपना पक्ष रखते हुए नायब तहसीलदार ने कहा कि ये सभी आरोप दुर्भावना के तहत लगाए गए हैं और ये आरोप झूठे हैं। आजकल हैकर्स लोगों की कमाई को बैंक से उड़ाने के लिए नए नए तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब यमुनानगर की एक युवती को ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करना महंगा पड़ गया। इस युवती के साथ पिज्जा ऑर्डर करने पर 14,000 की ऑनलाइन ठगी हुई है। पिज्जा ऑर्डर करने पर एक लिंक भेज जानकारी मांगी गई। युवती के उस लिंक पर जानकारी भरने के कुछ सेकंड बाद ही उसके बैंक खाते से 14,000 रुपए गायब हो गए। फरीदाबाद नगर निगम का सालाना बजट पेश होने के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस बजट को लेकर कई पार्षदों ने नाराजगी भी जताई। निगम द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सदन की बैठक में गहमा गहमी का माहौल दिखा। बीजेपी पार्षद कुलबीर तेवतिया ने बजट से नाराज होकर बजट की कॉपी भी फाड़ दी।
मामला तब और गर्मा गया जब पार्षद जयवीर खटाना ने बजट को लेकर अधिकारियों से सवाल करने पर निगम कमिश्नर ने उन्हें ऊंची आवाज में बोलने से रोका, जिसके बाद जयवीर खटाना ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। दरअसल रोड पर खड़े ट्रॉले में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रक में आग लग गई। आग लगने के कारण ट्रक में बैठे चालक की झुलसने से मौत हो गई। वहीं आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नांगल चौधरी निजामपुर रोड पर हुआ, जहां एक ट्रॉले और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण उपायुक्त को मौके पर बुलाने की बात पर अड़े दिखाई दिए। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गोहाना रोहतक पानीपत रोड पर गांव चढ़ाना के पास पानीपत की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक पलट गया और ट्रक चालक फरार हो गया। एक मृतक रेलवे में 4th क्लास कर्मचारी था और दूसरा पास की फैक्ट्री में काम करने वाला बिहार का रहने वाला प्रवासी मजदूर था। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। उचाना के गांव बधाना के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण और महिला इकट्ठा होकर जींद के जन स्वास्थ्य विभाग पहुंचे और कार्यकारी अभियंता कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिनों में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे गांव में जलघर को ताला जड़ देंगे। महिलाओं की शिकायत है कि गांव के लोग लंबे समय से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता। गांव में जलघर होते हुए भी महिलाओं को पीने का पानी बर्तनों में भरकर लाना पड़ता है। इस समस्या के चलते कोई गांव अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता। बधाना के बेटों से भी यहां पर कोई रिश्ता बेटियों के साथ दूसरे गांव की नहीं होता। गोहाना में 5 दिन पहले हुई एक ज्वेलर की दुकान में दिन दहाड़े 20 लाख से ज्यादा की सोने चांदी के आभूषणों की लूट के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गोहाना व्यापार मंडल के व्यापारियों ने गोहाना के एएसपी से मुलाकात की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही कहा कि अगर 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो गोहाना के सभी व्यापारी अपनी दुकान बंद कर रोड पर उतरने को मजबूर होंगे। वहीं एसपी निकिता खट्टर ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि 26 फरवरी गोहाना के गुड्डा चुंगी के पास एक सुनार की दुकान से पिस्तौल के बल पर 4 बदमाशों ने 20 लाख की लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया था। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी, लेकिन घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं, जिससे व्यापारियों में नाराजगी है। पानीपत में ऐसा गांव देखने को मिला है जहां युवाओं में बास्केटबॉल का खास जुनून देखने को मिला। यहां पानीपत का ऐसा गांव है जहां बच्चा बास्केटबॉल प्लेयर है और जिसके चलते ज्यादातर युवाओं को नौकरी भी मिलती है। बास्केटबॉल प्लेयर ने बताया कि यहाँ इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों की भी भरमार है। जब भी यहाँ किसी ने खेल में गांव का नाम रोशन किया, तब से ही यहाँ बच्चे के जन्म से बास्केटबॉल देने की परंपरा बन गई। बताया जा रहा है कि गांव में प्रैक्टिस के लिए 6 बास्केटबॉल के ग्राउंड और 3 कोच हैं। बता दें कि गांव में जब बच्चे प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तब बुजुर्ग भी उनको देखने जाते हैं। हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मंगलवार को डबवाली रोड स्थित टाउन पार्क में बैठक की। इस दौरान लंबित मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रमों में कर्मचारियों ने एकमत होकर हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ की संबद्धता छोड़ते हुए सर्व कर्मचारी संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। कर्मचारियों का कहना है कि कमजोर नेतृत्व के कारण उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं हो रहा, इसलिए आज से सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ से संबद्धता ले रहे हैं। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को लेकर जोरदार संघर्ष किया जाएगा और मांगें पूरी करवाई जाएंगी। सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा के तमाम विश्वविद्यालय में गेस्ट प्रोफेसर्स ने केयूके के कुलपति द्वारा सभी प्रोफेसर्स को हटाने की धमकी देने पर रोष प्रकट किया है। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान मदन लाल खोत, उप प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा महेंद्र बेनीवाल मौजूद रहे।
सिरसा में बिना नंबर प्लेट बाजारों में चल रहे ऑटो और अन्य वाहनों के कारण आपराधिक वारदातें होने की आशंका बनी रहती है। इसी को लेकर मंगलवार को यातायात थाना पुलिस ने हिसार रोड पर बस अड्डे के निकट अभियान चलाया। अभियान में बिना नंबर प्लेट चल रहे ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों को जागरूक किया गया। सभी को निर्देश दिए गए कि वो अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और जिनका रजिस्ट्रेशन है वो नंबर प्लेट अवश्य लगाएं। इससे आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी। यातायात थाना पुलिस की ओर से सभी चालकों को नियमों की पालना करने और चयनित स्थान पर वाहन खड़े करने के भी निर्देश दिए गए। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि आज वाहन चालकों को जागरूक किया गया है। यमुनानगर के बाल छप्पर में एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार 25 साल के युवक मनदीप को बदमाशों ने गोलियां मार दी। 2 गोलियां उसके पैर में लगी और एक गोली पेट के पास लगी। घायल को गंभीर रूप से शहर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब युवक सड़क पर सैर करने निकला था। तभी बदमाश बाइक पर आए और फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक फायरिंग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। भिवानी में विमेन वीक के दूसरे दिन मॉक पार्लियामेंट से पहले स्थानीय भीम खेल परिसर में महिलाओं की पिंकाथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुंबई से आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से महिला शक्ति को बढ़ावा दे रही रूबल नागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। श्रीमती नागी ने कहा कि वो मिसाल इंडिया के माध्यम से महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं और जो एक आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बशर्ते उनको अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था मिसाल मुंबई का इतना विस्तार हो गया है कि अब मिसाल इंडिया बन चुकी है। देश के 19 राज्यों में उनकी संस्था कार्य कर रही है। अंबाला शहर के मानव चौक पर मंगलवार को प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा, लेकिन जैसे ही प्रशासन मौके पर पहुंचा तो किसान यूनियन के नेता भी घटनास्थल पर पहुंच गए और रेहड़ी वालों को समर्थन दे दिया। उधर मामला बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने स्थानीय लोगों को नोटिस का हवाला देकर समझाने की कोशिश की, लेकिन रेहड़ी वालों ने अपनी रेहड़ी हटाने से इनकार कर दिया।